हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। ये पार्ट नंबर 6 है चैप्टर इवोल्यूशन का, पेज नंबर 114। सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रिटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। तो हम सिमिलैरिटीज जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन ऑल मैमल शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स और फोर लिम्स। तो ये जो एग्जांपल दिए हैं, वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ये सिमिलैरिटी शो करते हैं किस चीज़ में। इनका जो फोर लिम्ब होता है, आगे वाला जो पैर है, उसमें जो बोन्स हैं, उसके जो पैटर्न है वो सिमिलर है। दो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन इनके जो फोर लिम्स हैं वो अलग अलग काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। दे हैव सिमिलर, लेकिन फिर भी जो है उनकी जो अनाटमिकल स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो बोन्स के अरेंजमेंट है, बोन्स हैं, वो सिमिलर है। ऑल ऑफ देम हैव, उन सभी में ऑर्गेनिजम्स के फोर लिम्स में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेरेंजेस इन देयर फोर लिम्स। हैंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। लेकिन इनके फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि इन स्ट्रक्चर ने क्या कर लिया है, अडेप्टेशंस कर लिए हैं, क्योंकि इन सभी की नीड्स अलग अलग हैं। जैसे वेल को तैरने के लिए जो है उसने अपने फोर लिम्स को जो है अडेप्ट कर लिया है, बैट जो है उसने उड़ने के लिए, और चीता जो है उसने रनिंग के लिए, और ह्यूमन बीइंग ने अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो है फोर लिम्स को अडेप्ट कर लिया है। बट इनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है बोन्स की। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। ये जो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है होमोलोगस, ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सिमिलर हों बट उनके फंक्शंस जो हों वो डिफरेंट हों, वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के अंडर आएंगे। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, साथ ही साथ जो होमोलॉगी होती है वो क्या शो करती है, कॉमन एंसेस्ट्री, उनके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन। दूसरे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे इनका हार्ट और ब्रेन आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 115, इस पे दिया हुआ है, इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविला एंड कुकुरबिटा प्रेजेंट होमोलॉगी। इससे पहले हमने देखे एनिमल्स के केस में एग्जाम्पल, प्लांट के केस में भी होमोलॉगी शो होती है। वो कैसे, टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविला, जो बोगेनविला के थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविला एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। तो जो प्लांट्स के केस में भी होमोलॉगी शो होती है। बोगेनविला के जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं वो उनके बीच, और कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये जिसकी हेल्प से ये क्लाइंब करते हैं, तो ये जो है होमोलॉगी शो करते हैं। Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite. तो होमोलॉगी जो होती है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाती है, लेकिन जो एनालॉगी होती है वो जो कंडीशन है वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड, यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो गए एनालॉगी के। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक। इसने एग्जाम्पल दिया है बटरफ्लाई के विंग्स का और बर्ड्स के विंग्स का। ये दिखने में जो है सेम दिखते हैं, वर्क जो है इनका सेम है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। फंक्शन सेम है, दिखने में सेम दिखते हैं, लेकिन उनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है। बटरफ्लाई के तो पेपर लाइक विंग्स होते हैं, बट बर्ड्स के जो है वो फोल्डिंग की मॉडिफिकेशन होती है। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर इनकी देखी जाए तो वो डिफरेंट होती है। हैंस एनालोगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये एग्जांपल हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो दोनों जो है अलग अलग एंसेस्टर से आए हैं और किसी सेम कंडीशंस या सेम नीड्स की वजह से जो है वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गए हैं। तो इनके एंसेस्टर अलग रहे हैं, इसलिए इनको और इनकी नीड्स के वजह से ये जो है एक पॉइंट पे जो कन्वर्ज हो गए हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है अलग अलग थी लेकिन ये सेम फंक्शन के लिए इवोल्व हुई हैं, एंड हैंस हैविंग सिमिलरिटी, इसी वजह से इनमें सिमिलरिटी है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। वो एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखने हैं एनालॉगी के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑक्टोपस की आई एंड मैमल्स की आई, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पेंगुइन के, फ्लिपर्स और डॉल्फिन के। तो ये एनालॉगी के एग्जांपल है। वन कैन से दैट इट इज सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेम जो है फंक्शन की तरफ जो है वो अडेप्ट हुए हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल, ये भी जो एग्जाम्पल है
एनालॉगी का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट होती है और रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन पोटैटो जो है वो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास एनालॉगी का। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्टर। साथ ही साथ हमारे पास और भी प्रूफ है कि कॉमन एंसेस्टर रहे हैं। वो क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो है सेम टाइप के प्रोटीन्स और जीन्स का पाया जाना और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ये भी जो है कॉमन एंसेस्ट्री का एक प्रूफ है कि कॉमन कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहे हैं। मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म ए में एक प्रोटीन पाया जा रहा है और वही जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म बी में जो है वो सेम प्रोटीन पाया जा रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर जो है कॉमन रहे हैं। These biochemical similarities point to same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms। तो ये हो गई हमारे पास बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। तो ये क्या है पॉइंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेम एंसेस्ट्री शेयर करते हैं और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज भी जो है कहीं ना कहीं सिमिलर हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। मैन हैज़ ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन ने क्या किया है, बहुत सारे प्लांट्स को और एनिमल्स को की ब्रीड प्रिपेयर कर ली है एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर या फिर स्पोर्ट या फिर सिक्योरिटी के लिए। मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स, और बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या क्रॉप्स हैं उनको डोमेस्टिकेटेड कर लिया है। मीन्स उनको एक किस्म से वो पालतू बना लिया है, यूज़ करने लगा है। वो वाइल्ड जंगलों से लाके उसको डोमेस्टिकेटेड कर लिया, मीन्स अपने यूज़ के लिए वो उनको तैयार किया गया है। दिस intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds but still are of the same group। ये जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये क्रिएटेड किया गया है ताकि जो है इसको तैयार किया गया है ताकि अलग अलग जो नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, वो तैयार की जाएं, लेकिन वो बिलोंग तो सेम ही ग्रुप से करते हैं। जैसे डॉग्स की जो है वो अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, लेकिन ग्रुप तो वही है डॉग्स का। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स कुड नॉट द नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये सारी बातें जो ऊपर बताई हैं इसीलिए बताई हैं ताकि आप ये समझ सको कि अगर मैन जो है कोई ब्रीड है उसको इतने से टाइम में तैयार कर सकता है, तो नेचर जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स में नहीं कर सकती। ये उसने इतने सारी स्पीसीज जो है इवोल्यूशन करके धीरे 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 इतने सारी स्पीसीज को क्रिएट कर दिया है। जस्ट यही समझाने के लिए जो ये बातें बोली गई हैं ब्रीड्स की और प्लांट्स को डोमेस्टिकेटेड करने की। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ्स मेड इन 1850s, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज मोर व्हाइट विंग्ड मोथ्स ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ। एक और एग्जांपल दिया है नेचुरल सिलेक्शन का, ये आता है, ये एग्जांपल जो है वो इंग्लैंड से है और ये जो है तब का एग्जांपल है जब स्टार्टिंग में एक तो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, 1850s की जो बात है। तो उस टाइम पे जो है वहाँ वाइट विंग्ड वाले जो मोथ जो है एक टाइप के, एक मोथ जो है इंसेक्ट की एक टाइप बोल सकते हो है। तो उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो वहाँ पे ये वाले मोथ जो है ज़्यादा प्रेजेंट थे ट्री ट्रंक्स के ऊपर, लेकिन और साथ ही साथ जो है दूसरे जो मोथ थे डार्क विंग वाले भी थे, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम थी। डार्क वालों को ही इन्होंने बोला है मेलेनाइज्ड मोथ्स, ये काफ़ी कम थे उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। हावेवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट, लेकिन फिर से एक उनका मोथ्स का कलेक्शन किया गया, लेकिन ये पाया गया कलेक्शन जो है वो किया था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920। तो इतने सालों में वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी अलग अलग, तो उसके बाद फिर से वहाँ से मोथ का कलेक्शन किया गया, लेकिन उनको उससे ऑपोजिट जो है वो कलेक्शन मिला। डार्क विंग मोथ उनको जो है वो ज़्यादा मिले और जो वाइट वाले थे वो कम मिले, तो जो वो रेशियो थी वो रिवर्स हो गई थी उतने टाइम में। इसकी वजह क्या है ये एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है वो डायग्राम भी दिखाया हुआ है मोथ का, और ये वाले जो हैं ये है बस बैकग्राउंड जो है उनका वो डिफरेंट नज़र आ रहा है दोनों ही डायग्राम्स में। यहाँ पे जो है वो ब्लैक नहीं है बैकग्राउंड, यहाँ पे जो है जो बैकग्राउंड है इनका मोथ्स का वो जो है वो ब्लैक हो चुका है। तो ये पोल्यूटेड एरिया के अंदर है और ये अनपोल्यूटेड एरिया के अंदर है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखते हैं कि किस वजह से इनकी जो नंबर्स थे वो वेरी किए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। The explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background। तो अगर जो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो जो प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं, वो उनको इजीली कैप्चर कर लेंगे। जैसे अगर वाइट मोथ है, अगर इसका ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो इनके जो प्रे हैं, प्रीडेटर्स जो हैं, प्रीडेटर्स इनको इजीली कैप्चर कर पाएंगे। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स।
तो यही हुआ, जो वाइट वाले स्टार्टिंग में ज़्यादा थे, तो एक टाइम ऐसा आया वहाँ पे जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है और सूट्स है, मतलब वो कालिख जो है वो उसकी वजह से ट्री ट्रंक, जो पेड़ों के जो तने हैं वो जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होंगे, डार्क कलर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनके ट्रंक के ऊपर वाइट कलर की लाइकन लगी हुई थी मोस्टली ट्रीज के ऊपर, और फिर वो जो लाइकन है वो डार्क कलर में जो है कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाई और वहाँ उस पर जो स्मोक था और सूट्स थे वो जो है वो उसकी वजह से डार्क कलर का हो गया, और वाइट मोथ जो है वो इजीली विजिबल हो गए प्रेडेटर्स को, और उन्होंने उनको कैप्चर करके उनकी जो पॉपुलेशन थी उनको कम कर दिया। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मोथ डिड नॉट सर्वाइव नहीं कर पाए वो इस कंडीशन में ड्यू टू प्रेडेटर्स डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ सर्वाइव। लेकिन इनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी ये, तो उनका जो बैकग्राउंड चेंज हुआ तो अब ये जो है विजिबल नहीं हुए और इनको जो प्रेडेटर्स है वो कैप्चर नहीं कर पाए, और इनको जो है इनको टाइम मिल गया अपना नंबर बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल इनका बढ़ गया। Before industrialization set in, thick growth of almost white colored lichen covered the trees in that background. The white-winged moth survived, but the dark-colored moth were picked out by the predators. जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ये वाली कंडीशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से लाइकन वाइट कलर की थे, तो वाइट वाले जो है वो इजीली वहाँ कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, लेकिन ब्लैक कलर वाले जो मोथ थे वो इजीली जो है प्रेडेटर उनको कैप्चर कर पा रहे थे। डू यू नो दैट लाइकन्स कैन बी यूज एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर्स? हाँ, लाइकन्स जो है वो यूज़ होते हैं, क्योंकि लाइकन्स जो है वो सिर्फ प्योर जो जहाँ पोल्यूशन नहीं है, प्योर जगह है, वहाँ पे जो है ये ग्रो करते हैं, ये पोल्यूशन वाली जगह पे नहीं होते हैं, तो ये इंडिकेटर होता है। जहाँ अगर लाइकन्स पाई जा रही है तो इसका मतलब वो एरिया जो है वो पोल्यूटेड नहीं है। दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पोल्यूटेड, हैंस मोस्ट दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव्ड। तो जो अपने आप को हाइड कर पाए बैकग्राउंड में वो जो है सर्वाइव कर गए। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ मेलानिक मोथ्स वाज लो। और ये जो है हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ऐसी जो एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो जैसे कि रूरल एरियाज जो है वहाँ पे मेलानिक मोथ्स जो हैं वो जो है कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लाइकन्स वाइट कलर के होंगे, और लाइकन्स होंगे तो वो वहाँ वाइट कलर वाले जो है वो अपने आप को हाइड कर पाएंगे बैकग्राउंड में, और वो प्रेडेटर्स उनको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। They show that in a mixed population, those that can better adapt survive and increase in population size. अगर एक मिक्स पॉपुलेशन है हमारे पास मोथ्स की, तो वही जो है सर्वाइव कर पाएंगे, जो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे, और उनकी ही पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। लेकिन ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि उनकी जो है पूरी ही पॉपुलेशन जो है वो उनका जो वेरिएंट है वो दूसरे वाला वो कम्प्लीटली उनका सफाया नहीं होगा, वो रहेंगे लेकिन उनका नंबर कम हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organism cell. तो यही जो है अप्लाई होता है जब हम अगर हद से ज़्यादा हर्बिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का जो है यानी कीटनाशकों का, और जो हर्बिसाइड्स हैं अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा यूज़ होता है उनका एक्सेसिवली, तो जो है वैराइटीज़ जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि रेजिस्टेंट का टाइम आ जाएगा, मान लीजिए मॉस्किटो हैं, 1000 जो है मॉस्किटोज़ हैं, और आप एक्सेसिवली यूज़ करते हो मॉस्किटो उनको भगाने के लिए किसी केमिकल का या किसी पेस्टिसाइड का, तो उनमें जो स्पीसीज जो हैं वेरिएंट ऐसे हैं कुछ हैं जो अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया है उन्होंने। मान लो 10,000 में से 10 जो है मॉस्किटो वो रेजिस्टेंट है, और फिर क्या होगा 990 तो जो है वो किल हो जाएंगे, बट जो 10 है वो रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाएगी। तो उसी तरह से पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स हैं या एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हैं, अगर उनका एक्सेसिवली यूज़ होता है तो रेजिस्टेंस आ जाती है। हैंस रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल्स आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर्स। और ये काम जो है रेजिस्टेंट होने का कुछ महीनों और कुछ सालों और हो जाता है, सेंचुरीज नहीं लगती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय ये भी एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, बट ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, इसलिए इसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से इवोल्यूशन होना। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। और ये कोई एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है कि इवोल्यूशन हाँ ऐसा होगा ही होगा कि इवोल्यूशन इस कंडीशन में ऐसे होगा, हम पहले से ही नहीं बता सकते। इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। और ये जो है ये बिल्कुल ही एक रैंडम प्रोसेस है, हम नहीं बता सकते इसको पहले से ही, सिर्फ ये चांस पे डिपेंड करती है, चांस इवेंट्स इन नेचर एंड द चांस और म्यूटेशंस बाई चांस अगर म्यूटेशन हो जाती है ऑर्गेनिजम्स पे तो ये उस पर भी डिपेंड करता है इवोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।